मैं ये मानता हूँ संजीव कि जिन लोगों ने सोना चांदी से पिछले 1 साल में पैसा कमाया है, अच्छा पैसा कमाया है लोगों ने, लोगों को बहुत गेन हुआ है। जिसके पास मान लीजिए 1 लाख का सोना रखा था, आज वो सोना बढ़ के, और आपने सुना होगा, आपकी कोई दादी नानी कहते हैं हमारे ज़माने में तो हमने 10 रुपये तोला मिलता था, 100 रुपये तोला मिला करता था। ऐसे आपको घरों में अक्सर जब आप बुजुर्गों के बीच में बैठेंगे तो आपको ये बातें सुनाई देंगी, और आज वो लाखों रुपए का हो चुका है। तो मैं समझता हूँ जिन लोगों ने पिछले 1 साल में कम से कम अगर सोने पे कमाया है तो उनको एक व्यक्ति को धन्यवाद देना बनता है, डोनाल्ड ट्रंप साहब। उन्होंने जो आर्थिक अनिश्चितता पैदा करी, और सोने को पसंद ही यही सब है। उसको सोने को अशांति पसंद है, सोने को अस्थिरता पसंद है, सोने को पीस डिस्टर्ब हो ये पसंद है, सोने को पसंद है जब आप रिस्क में आ जाएं और दुनिया रिस्क में आ जाए। अब सोनिया के दोस्त ही ऐसे हैं तो क्या कर सकते हैं, हमारे आपके दोस्त, हम और आप ऐसे दोस्त बनाने पसंद नहीं करेंगे, पर सोने का कुदरती ऐसे दोस्त हैं। और इन दोस्तों की भरमार रही सोने के आसपास पिछले कुछ दिनों में, 1 साल में। और अनिश्चितता, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब टैरिफ लगाए उसकी वजह से अनिश्चितता फैल गई दुनिया भर में। अमेरिका ने अपने आप को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, आप देख रहे होंगे। उसकी अब किसी से बनती नहीं है, वो मल्टीलेटरलिज्म तो खत्म हो गया, यानी कि जब सब देश मिल के फैसला कर, G20 में नहीं पार्टिसिपेट किया, WTO से अपने आप को अलग करना, WHO को क्लाइमेट अकॉर्ड से अपने आप को अलग करना, तो अमेरिका ने अपने आप को अलग करने की कोशिश करी। और ट्रंप साहब की अनिश्चितता बदस्तूर अभी भी जारी है, बिल्कुल अभी भी चल रही है। आपने देखा होगा एक दिन पहले उन्होंने चावल को लेकर बयान दे दिया कि चावल भारत का बासमती खुशबूदार चावल अमेरिकन पसंद कर रहे हैं। उनको इस बात से चिढ़ हो गई कि हमारा यहाँ का फोका चावल, वहाँ का चावल देखने में बहुत सुंदर है, जेनेटिकली मॉडिफाइड चावल है, पर उसमें टेस्ट नहीं है, रस नहीं है। भारत का खुशबूदार बासमती चावल वहाँ पसंद किया जाने लगा। उनको मिर्ची लग गई इस बात से कि साहब मैं तो टैरिफ लगा दूंगा इस पर। तो ये आर्थिक अनिश्चितता सोने को और चांदी में तो एक खास बात यह है संजीव के चांदी का इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत है, सोलर सेल्स में, बैटरीज में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जैसे जैसे तादाद बढ़ रही है, सोलर सेल का इस्तेमाल बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और भी बढ़ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि 9 मिनट में जो चांदी निकाली जाती है धरती से, 6 मिनट में कंज्यूम हो जाती है। तो एक गैप आप देख रहे हैं, 3 मिनट का गैप। या मैं इसको अगर आंकड़ों में कन्वर्ट करूं तो कहते हैं साल में अगर 35,000 टन चांदी जरूरत पड़ती है तो धरती में से मात्र 25,000 टन निकलती है। बाकी की ज़रूरत कैसे पूरा होती है? रिसाइकलिंग से, यानी कि किसी ने जाके अपनी चांदी भुनवा दी, पिघला दी, इधर उधर से करके, फिर भी शॉर्टेज बनी रहती है। तो चांदी की शॉर्टेज है, सोने में निवेश है, और सोने की भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी सप्लाई नहीं है। ऐसा माना जाता है कि 2,20,000 और 2,25,000 टन के बीच में सोना आज तक धरती से निकाला जा चुका है। और इसकी अगर आप सिल्ली बनाएं तो कहते हैं 22-23 मीटर बाई 22-23 मीटर बाई 22-23 मीटर की सिल्ली बनेगी, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई। उसको आप आईफिल टावर के नीचे घुसा सकते हैं, बस। दुनिया के पास इतना सोना है, बस सब इकट्ठा कर लिया। और जो बचा, अहम बात यह कि बचा कितना है, जो बचा है मुश्किल से 50,000 से 1 लाख टन सोना अभी निकालना बचा है। तो और हर साल करीब 5,000 टन के आसपास, 5 से 10,000 टन के बीच में लगा लीजिए आप, सोना निकाला जाता है। इसका मतलब 15-20 साल से ऊपर सोना रहेगा ही नहीं। हालांकि मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा, जब ये जैसे मानते हैं ना, वर्षा हुई, ऊपर से कोई कॉमेट फटा, पानी के अंदर बहुत सोना है, समुद्र के नीचे। पर उस समुद्र के नीचे सोने को निकालना इतना महंगा है और इतना कठिन है कि वो एक काल्पनिक बात लगती है। इलॉन मस्क साहब ने तो यहाँ तक कहा कि कुछ एक नक्षत्र, स्टार्स सोने के हैं, हम स्पेस माइनिंग करेंगे, वहाँ जाके सोने का हिस्सा तोड़ लाएंगे उसमें से। ये भी काल्पनिक बात लगती है। तो अगर कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आती है जो कि सोने की सप्लाई को बढ़ाती है, तो ये सोना 15-20 साल से ज़्यादा आप धरती से निकाल ही नहीं पाएंगे। ये सर एक लाइन डॉक्टर शरद जी पूरी सुनना चाहता हूँ। दुनिया के पास कितना सोना अभी धरती के अंदर बचा हुआ है और वो कितने साल में निकाल के खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आज तो आप 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तोला खरीद लोगे, लेकिन जब सोना सब निकल आएगा और धरती के अंदर बचेगा नहीं, तब क्या होगा? तब तो मार मच जाएगी। और सोना तो सोना है, सोने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो एक तो ये कारण कि सोने की सप्लाई कम है, और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स आप देख रहे हैं बढ़ी। रशिया यूक्रेन का युद्ध आज रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा। फरवरी में 4 साल पूरे हो जाएंगे, ट्रंप साहब जितनी मर्जी कोशिश कर लें। नेटो और रशिया के बीच में टेंशन बनी हुई है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की टेंशन बनी हुई है। ट्रंप साहब ने नोबेल पीस प्राइज़ लेने के लिए बहुत मशक्क़त करी, रशिया और कंबोडिया और थाईलैंड की लड़ाई रुकवाई, वो फिर शुरू हो गई।
रवांडा कॉन्गो की रुकवाई फिर शुरू हो गई। मिडिल ईस्ट में हमास की जगह उन्होंने हिजबुल्लाह पे अटैक शुरू कर दिया लेबनान में। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे लोगों के मन में डर बढ़ता है, और जैसे जैसे डर बढ़ता है तो कोई ऐसी चीज अपने पास रखने का मन करता है जो कि मुसीबत में साथ देगी, उसको हम हेज कहते हैं, रिस्क को हेज करेगी। तो इसलिए लोग सोना खरीद रहे हैं। और इन लोगों का मतलब मेरा आपसे हमारे से नहीं है या हमारे आम दर्शकों से नहीं है, खाली लोगों का मतलब है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर देशों ने ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उनकी ट्रेजरी में निवेश किया हुआ था। $1 ट्रिलियन 90 लाख करोड़ का होता है, 90 लाख करोड़ रुपए का होता है। जब से ट्रंप साहब आए तो उन देशों का अमेरिका पर से ना विश्वास उठ गया और उन्होंने वो पैसा वहां से निकालना शुरू कर दिया। अब सवाल यह, पैसा निकाले तो लगाए कहां? निकाल तो लिया आपने, इतना पैसा, पैसा भी छोटा नहीं, बड़ा पैसा, बहुत भर भर के पैसा। तो सोना उनको एक ऐसी चीज दिखाई दी कि अब भैया डॉलर में तो निकाल लिया हमने, अब इसको सोने में लगाया जाए, क्योंकि सोना नेक्स्ट बेस्ट मेजर ऑफ वैल्यू माना जाता है। और डॉलर इधर कमजोर होने लगा। भारतीय खिलाफ के रुपए के खिलाफ तो डॉलर जरूर बढ़ा है, 90 रुपए आपने अभी जिक्र किया, पर अगर बाकी मुख्य करेंसीज दुनिया की लें, 4 करेंसीज का मैं संजीव नाम लेना चाहूंगा, यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड और स्विस फ्रैंक। इन 4 करेंसीज के खिलाफ डॉलर 10% पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा गिरा है। तो डॉलर का कमजोर होना किस कारण से? राष्ट्रपति ट्रंप की अनिश्चितता से, अस्थिरता भरी आर्थिक नीतियों के कारण डॉलर कमजोर हुआ। जैसे जैसे डॉलर कमजोर हो रहा है सोना ऊपर जा रहा है। रुपए के मार्फत मत देखिए, रुपए के मार्फत आप देखेंगे तो रुपए, क्योंकि यहां से विदेशी संस्थागत निवेशकों ने, एफआईआईज और एफपीआईज ने लगातार शेयर मार्केट से पैसा निकाला है। आज भी जब हम बात कर रहे हैं शायद वो बेच रहे होंगे, इतना उन्होंने बेचा है। सितंबर 24 के बाद से लगातार पैसा निकाला है, उसकी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ी है। हमारा कुछ इंपोर्ट बढ़ा है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है। अमेरिका ने टैरिफ्स लगाए, 50% टैरिफ लगा दिए तो हमारा एक्सपोर्ट पे फर्क पड़ गया, तो डॉलर की सप्लाई कम हो गई। तो धीरे धीरे, एक अंग्रेजी में शब्द होता है रेसिपी फॉर डिजास्टर, मुझे लगता है अमेरिका अपनी रेसिपी फॉर डिजास्टर लिख रहा है। क्योंकि अगर डॉलर यहां से फेल हो गया तो सोना आकाश फाड़ कर बाहर निकल जाएगा। ये एक आर्थिक प्रेडिक्शन है। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं। लेकिन डॉक्टर शरद, हमसे मतलब अमेरिका चल तो इसी पे रहा है कि उसका डॉलर मरे और सोना फटे। अब ये ऐसा वो चाहते तो नहीं है, लेकिन हो रहा है। ट्रंप साहब तो डॉलर के लिए बहुत पॉजिटिव है। आपको याद होगा ब्रिक्स करेंसी की जब बात आती थी तो उनकी रातों की नींद हराम हो जाती थी कि ब्रिक्स वाले अपनी करेंसी निकालोगे तो मैं टैरिफ लगा दूंगा। हर बात का जवाब तो टैरिफ से देते हैं। लेकिन सर फिर बाज क्यों नहीं आ रहे हैं वो? अब ही ऐसे, अब जब हैं तो हैं, अब जैसे हैं वैसे हैं। हम और आप उनको बदल तो सकते नहीं, 80 साल के होने जा रहे हैं। हो सकता है उनकी वजह, उन्होंने मागा चलाया, कुछ लोगों को हो सकता है उनकी ये नीतियां पसंद हो, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसके कारण से वो इलेक्ट होकर आए, उस लॉबी को वो प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, या वो देश को चलाना ही इसी प्रकार चलाते हैं। उनको पता है उनका आखिरी टर्म है ये, हालांकि वो ये भी कोशिश करें कॉन्स्टिट्यूशन बदल दें और एक टर्म में और आ जाएं, पर वो अब जैसा वो चाह रहे हैं वैसा 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 कर रहे हैं। और बहुत ही, और सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ। जो चीज डॉक्टर शरद कोहली को दिखाई दे रही है हिंदुस्तान में बैठ के दिल्ली में, वो चीज क्या ट्रंप को अपने अमेरिका में बैठ के नहीं दिखाई दे रही? उसके हाथ में है। बहुत सारे लोगों को यह हैरानी हो रही है कि उनको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है ये सब। उनको पता लगना चाहिए कि वो क्या करें। और हैरानी मुझे इसलिए होती है संजीव कि वो बिजनेसमैन है। एक अच्छा खासा ट्रंप एम्पायर है पूरा, जिसमें होटल चलाते हैं, गोल्फ कोर्स हैं उनकी। पर मुझे लग रहा है अर्थशास्त्र और बिजनेस फर्क है। बिजनेस चलाना और अर्थशास्त्री होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये कहीं मुझे लग रहा है या तो उनके सलाहकार अजीब से हैं, या उनको सलाह नहीं देते, या वो किसी की सुनते नहीं हैं। सलाह तो मिलती होगी, ऐसा मैं नहीं मान सकता कि अमेरिका से अर्थशास्त्री गायब हो गए हैं जो उनको इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में बताएं। वो सुनते नहीं है, या तो, या जो भी करते हैं। खैर, वो जो भी कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो जाने। आपको मैंने सोने चांदी के पीछे जो सारा खेल है वो खेल समझाने की कोशिश करी, तो सेंट्रल बैंक्स ने भर भर के संजीव पिछले 2-3 साल में सोना खरीदा है, और उन्होंने डॉलर की जगह अपने रिजर्व्स अब सोने में कन्वर्ट कर लिए। और आपको मैं एक जरूरी बात बताऊं, जो लोग इतिहास में रुचि रखते हैं, 1971 में रिचर्ड निक्सन साहब अमेरिका के प्रेसिडेंट होते थे। उससे पहले करेंसी किसी देश की, मुद्रा, वो गोल्ड पर आधारित होती थी। इसका अर्थ यह है कि जितना जिस देश के पास गोल्ड होता था
उतनी मजबूत उसकी करेंसी मानी जाती थी। इसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड कहते थे। निक्सन साहब जब आए, उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड समाप्त कर दिया। तब से डॉलर की ये दादागिरी दबदबा बनना शुरू हुआ और आज तक यानी कि 29 और 25 54 साल तक ये दादागिरी लगातार बनी हुई है। अब 55वां साल होने जा रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से दुनिया भर के देश अपने पास सोना इकट्ठा कर रहे हैं, मुझे संजीव लग रहा है वो गोल्ड स्टैंडर्ड वापस आने वाला है। क्योंकि अगर डॉलर यहां से और फिसड्डी होता है आने वाले समय में, तो सोना अपने आप निखर के चमक के सामने आ जाएगा और जिस देश के पास जितना सोना होगा उसकी करेंसी उतनी मजबूत मानी जाएगी। चीन अभी से करने लगा। चीन का जो युआन है, वहां की करेंसी है, उसने जब अभी राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग साहब मिले थे, तो उसमें एक बात उन्होंने ये रखी थी कि हम अपनी करेंसी को गोल्ड बैकिंग देना चाहते हैं, हम डॉलर बैकिंग नहीं देना चाहते हैं।